साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए ग्रुप डी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस एवं अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जो जनरल साइंस के प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी जिनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लेकर के आ गए हैं। तो सभी लोग आ जाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। आज से ये आपकी साइंस की 7 बजे वाली डेली डोज की क्लास स्टार्ट हो रही है। चाहे आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, साइंस के प्रश्न ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है और व्यापम में एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है। तो जो प्रश्न साइंस के पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली आपके सामने शाम को 7 बजे साइंस की डेली डोज की क्लास आया करेगी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? घेंघा, गलगंड, खुरपौर या फिर ए और बी दोनों? बताइए क्या कहा जाता है आयोडीन की कमी से जो रोग हो जाता है? तो चलिए आपके पास 3 सेकंड का समय है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि घेंघा और गलगंड दोनों। देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है, आप सबको पता है। लेकिन कभी कभी गलगंड भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग चकरा जाते हैं कि भैया ये गलगंड क्या होता है। तो मेरे भाई घेंघा को ही गलगंड कहा जाता है। जब आयोडीन की कमी से आपकी थायराइड जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है, तो उसको घेंघा या फिर गलगंड कहते हैं। अब तो बहुत कम होता है, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था जब नमक में आयोडीन की कमी पाई जाती थी। ठीक है, तो गलगंड और घेंघा एक ही बात है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द काला सोना का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए काला सोना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया था। कोयला, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट या फिर हीरा, किसे कहते हैं काला सोना? चलिए आपके पास 3 सेकंड का समय है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है पेट्रोलियम। तो काला सोना शब्द जो है वो पेट्रोलियम के लिए यूज किया जाता है। देखिए बहुत से लोग यहाँ पर जल्दबाजी में कोयला लगाकर चले आए थे। कोयले का रंग काला होता है तो काला सोना कोयले को कहते होंगे, लेकिन मेरे भाई कोयले को काला सोना नहीं कहते हैं, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, याद रखिएगा। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। तो ग्रेफाइट जो होता है ये भी कार्बन का अपरूप है, ये भी आपको याद रखना है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। कोयला हमने आपको बता ही दिया, इसे काला सोना नहीं कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और हीरा जो है वो कार्बन का भी अपरूप है, लेकिन सबसे कठोरतम जो पदार्थ है वो आपका हीरा होता है, ये आपको याद रखना है। तो कार्बन का सबसे कठोरतम स्वरूप कौन सा है? वो हीरा है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो काला पेट्रोलियम किसके लिए यूज किया जाता है? तो काला सोना किसके लिए यूज किया जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए काला सोना शब्द का यूज किया जाता है। पीला सोना किसके लिए यूज किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। तो पीला सोना जो है वो सरसों के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा। भिंड मुरैना में सबसे ज्यादा सरसों होती है, इसलिए भिंड मुरैना को पीले जिले भी कहते हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी आपको बताते चलेंगे साथ ही साथ में, जिससे कोई अन्य भी प्रश्न अगर उससे संबंधित पूछे जाते हैं तो वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस गैस का प्रयोग आग को बुझाने में किया जाता है? तो अगर कहीं पर आग लग गई है तो उसके बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर रेडॉन? चलिए 3 सेकंड का समय है आपके पास में। आपका समय शुरू हो चुका है। तो चलिए बताइए किस गैस का प्रयोग यहाँ पर आग को बुझाने में किया जाता है? आंसर देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग को बुझाने में किया जाता है। याद रखिएगा, आप कहीं अगर पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि लाल कलर का सिलेंडर वहाँ पर रखा रहता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है। अगर पेट्रोल की वजह से आग लगती है और अगर आप पानी डालते हैं तो आग और ज़्यादा भड़क जाती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर रखी रहती है। उसका जब आप उसका छिड़काव कर देते हैं तो आग जो है वो तुरंत बुझ जाती है। मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अमोनिया की बात करें तो जो शीतगृह होते हैं, बड़े-बड़े जो आपके कोल्ड स्टोरेज होते हैं, उनमें अमोनिया का यूज़ किया जाता है ठंडा करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड हमने आपको बता दिया। और रेडॉन जो होता है, रेडॉन एक अक्रिय गैस होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? कौन है आनुवांशिकी का जनक? रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर, जॉन मेंडल या फिर इनमें से कोई नहीं? 3 सेकंड का आपके पास में समय है। आइए आपका समय शुरू हो चुका है। तो किसे कहा जाता है आनुवांशिकी का जनक?
तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें किस पौधे पर जो है इसका यूज किया था, तो आनुवंशिकी का प्रयोग इन्होंने मटर के पौधे पर किया था, ये आपको याद रखना है। रोनाल्ड रॉस की बात करते हैं तो मलेरिया के टीके की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो याद रखिएगा ये तीनों आपको याद रखना है। रोनाल्ड रॉस मलेरिया, एडवर्ड जेनर जो है आपके चेचक के टीके की खोज की थी, और जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी की खोज की थी। इसलिए जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता या फिर आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मटर के पौधे पर की थी, ये आपको जरूर याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसके द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, बताइए। ये साइंस का प्रश्न है, आपका बायोलॉजी का प्रश्न है, मानव के शरीर से ये प्रश्न है। बताइए किसके द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। छोटी आंत, आमाशय, लीवर या फिर बड़ी आंत। चलिए आंसर देख लेते हैं। 3 सेकंड का समय आपके पास में है और आपका समय समाप्त हो चुका है। चलिए आंसर देखें। सही आंसर है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के द्वारा जो मानव के भोजन में जो जल होता है उसका अवशोषण किया जाता है। देखिए आमाशय की बात करें तो आमाशय में सबसे पहले भोजन जाता है। वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है वो आमाशय की दीवारों से निकलता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मानव के आमाशय में कौन सा खतरनाक अम्ल पाया जाता है, तो मेरे भाई जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपके आमाशय में पाया जाता है। उसके बाद में भोजन वहाँ से छोटी आंत में पहुँचता है, तो जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। बाकी बचा हुआ जो माल होता है उसे आगे भेज देते हैं, तो बड़ी आंत के द्वारा उनमें से जल का अवशोषण कर लिया जाता है। तो जल का अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा और जो पोषक तत्व होते हैं उसका अवशोषण छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा यह सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें कि आपके पास अब डेली जीके का डोज आया करेगा। जीके और जीएस का डोज आपको रात में 9 बजे मिला करेगा। इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। बस आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में मैथ की जो क्लास है वो बहुत जल्द लाइव क्लास मैथ की स्टार्ट होने वाली है, मैथ और रीजनिंग की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर कुकर में इनमें से कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए समय आपका शुरू हो चुका है। 3 सेकंड का समय है आपके पास में। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर इसका समतल दर्पण। तो सोलर कुकर में जो दर्पण लगाया जाता है वो समतल दर्पण होता है। अब देखिए सोलर कुकर से संबंधित एक करंट अफेयर का प्रश्न है। 23 जून 2022 को अभी हाल ही में इंडियन ऑयल ने एक सोलर कुकर पेश किया है जिसका नाम है सौर्या नूतन। याद रखिएगा सौर्या नूतन नाम से एक सोलर कुकर यहाँ पर पेश किया गया है इंडियन ऑयल के द्वारा। प्रश्न पूछा जा सकता है करंट अफेयर का यह प्रश्न है, तो साइंस में ही आपको करंट अफेयर भी पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, ये फायदा है आपका। ठीक है, डेली डोज की क्लास लेने का। ठीक है, तो समतल दर्पण का यूज किया जाता है सोलर कुकर में। पहले जो है समतल दर्पण का यूज करते थे क्योंकि धूप में रखा जाता था। और सोलर कुकर आपने देखे भी होंगे काले कलर का कांच लगा हुआ करता था, उससे टकरा करके। देखिए काले कलर का कांच ही क्यों यूज किया जाता है, तो क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं सबसे ज़्यादा काले रंग के कांच के द्वारा ही आकर्षित की जाती हैं, काले रंग के द्वारा अवशोषित की जाती हैं। तो खाना बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए काले रंग का यूज किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर इंडियन ऑयल ने जो है एक सूर्य नूतन नाम से यहाँ पर सोलर कुकर बनाया है, जिसमें क्या होगा कि आपकी एक केबल लगी हुआ करेगी और वो केबल जाकर के ऊपर सोलर प्लेट से लग जाया करेगी और आपका खाना धूप की बजाय अपने घर में ही बन जाया करेगा। पहले सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए धूप में जाना पड़ता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है उस धातु का चयन कीजिए जो अधात वर्धनीयता प्रदर्शित नहीं करती है। अब इसके लिए जरूरी है आपको ये पता होना चाहिए कि अधात वर्धनीयता किसे कहते हैं। तो अधात वर्धनीयता उसे कहते हैं जिसे हम अगर पीटें तो वो चीज़ फैल जाए। तो पीटने की वजह से जो चीज़ें फैल जाती हैं उसे हम अधात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सीसा, जस्ता, लोहा, पारा, इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो अधात वर्धनीयता प्रदर्शित नहीं करेगी। कठिन प्रश्न बनाया जाएगा क्योंकि ये जो भाषा है वो थोड़ी सी टफ कर दी गई है। तो आप सीधे सीधे ये समझिए कि इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो पीटने पर फैलती नहीं है। चलिए 3 सेकंड का समय आपके पास में है, आपका समय शुरू हो चुका है। तो चलिए इसका अभी आंसर चेक कर लेते हैं। तो सही आंसर है पारा। आपको पता है पारा तरल अवस्था में होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि
तरल अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु कौन-सी है? तो ये भी आपको बताना है। पारा एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में रहती है। अब जो पहले से ही तरल अवस्था है उसे आप क्या पीटेंगे? वो तो पिटाएगी ही नहीं। बाकी शीशा पीट सकते हैं, जस्ता पीट सकते हैं, लोहा भी पीट सकते हैं और ये तीनों चीज़ें अधातुवर्धनीय होती हैं क्योंकि ये पीटने के बाद में फैलती हैं। जबकि पारा अधातुवर्धनीय नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए ये अधातुवर्धनीय नहीं होता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किसमें एडम्स एप्पल पाया जाता है? भाई ये एडम्स एप्पल क्या होता है समझ में नहीं आ रहा भाई। एडम्स एप्पल किसी फल का नाम है क्या? तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, भैंस में, कश्मीर में, कुत्ते में या फिर मादा मनुष्य में। बताइए कहाँ पर एडम्स एप्पल पाया जाता है? अब एप्पल का नाम ध्यान आते ही तुरंत आपका दिमाग हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में जाएगा और आप जल्दबाजी में कश्मीर आंसर लगा करके चले आएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, आइए देख लेते हैं। पहले 3 सेकंड का समय आपके पास में, आप अपना आंसर देख लीजिए, अपना आंसर लगा लीजिए, उसके बाद में आपको सही आंसर बताते हैं। चलिए सही आंसर है मादा मनुष्य में। मादा मनुष्य में एडम्स एप्पल पाया जाता है गले में, जिसकी वजह से जो उनकी ध्वनि है वो पतली होती है। ठीक है? आप देखते भी होंगे कि जो महिलाएं होती हैं उनकी ध्वनि पतली होती है। क्यों पतली होती है? क्योंकि गले में जो है एक मतलब त्रिकोण टाइप में एक यहाँ पर झिल्ली पाई जाती है जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ध्वनि होती है वो आपकी पतली हो जाती है। ठीक है? तो मादा मनुष्य में एडम्स एप्पल पाया जाता है, भैंस में नहीं पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं पाया जाता और कुत्ते में भी नहीं पाया जाता। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो। आगे आपके सामने ऐसे ही डेली जीके जीएस और करंट अफेयर का डेली डोज आएगा। शाम को 7 बजे साइंस का डेली डोज आने वाला है। साथ ही साथ में मैथ और रीजनिंग की क्लास बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। ट्रिक के साथ में सारी चीज़ें हम आपको कराने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। श्वसन की प्रक्रिया में वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न बहुत सरल है लेकिन थोड़ा सा भाषा के यहाँ पर टफ कर दी है कि श्वसन की प्रक्रिया में वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है। चलिए 3 सेकंड का समय है और आपका समय समाप्त हो चुका है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मानव की बात करते हैं तो मानव की श्वसन प्रक्रिया में वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है? तो मानव के लिए ऑक्सीजन यूज में लाया जाता है क्योंकि हम ऑक्सीजन जो है उसी को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। यही प्रश्न उल्टा पूछा जा सकता है, पौधों के लिए वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है? तो पौधों के लिए सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो जिस चीज़ को हम ग्रहण करते हैं वो हमारे लिए घटक का काम करता है, यानी कि वो हमारे लिए यूजफुल होता है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल है। तो वायु की प्रक्रिया में जो है, श्वसन की प्रक्रिया में वायु का ऑक्सीजन नामक जो घटक है वो हम यूज करते हैं। ठीक है? चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो जहरीली गैस होती है। धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति आग लगने की वजह से अगर मरता है तो उसका रीजन यही होता है कि उसके नाक में कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाती है, जो कि एक जहरीली गैस है, जिसकी वजह से जो उसकी श्वसन तंत्र होता है वो ब्लॉक हो जाता है और वो सांस नहीं ले पाता है और दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक दम घोंटू गैस भी इसे हम कहते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है और एनटीपीसी में पूछा गया है। आभासी, आकार में बड़ा, वास्तविक या फिर उल्टा। चलिए 3 सेकंड का समय आपके पास में है। आपका समय शुरू हो चुका है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है आभासी। उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण पर वो आभासी बनता है। ठीक है? तो अब यूज अक्सर याद कैसे करेंगे? तो देखिए उत्तर को आप अभ्यास करके कर सकते हैं ना। तो उत्तर से उत्तल बना लीजिए, आभासी से अभ्यास कर लीजिए। तो भाई उत्तर बोलने का अभ्यास करते हैं, उत्तर बोलने का अभ्यास करते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। याद रखिएगा। ठीक है? अभ्यास से आभासी हो गया, उत्तर से उत्तल हो गया, यानी कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। चलिए अब सर आभासी तो होता है लेकिन सीधा और उल्टा भी पूछ लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। वहीं अगर अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है? तो एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। उत्तर का अभ्यास कीजिए, यानी उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो फिर सीधा बनेगा, सीधी सी बात है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज हम पहली वीडियो लेकर के आए हैं। आपका हम रिस्पांस देखेंगे कि किस तरह से आपका रिस्पांस है। आप पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर सर्च करके आपको वहाँ पर मिल जाएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।